जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। तो बेसिकली जो क्लास 10th का आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न रहेंगे। तो अगर कोई भी बच्चा ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कर लेता है ना, और चूंकि जो कि आसान भी है, सब्जेक्टिव के मुताबिक ऑब्जेक्टिव करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़ने होता है। बस 3-4 बार पढ़ोगे आप लोग ना तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है वो, ठीक है। और बात रहा सब्जेक्टिव का, तो उसकी भी आपको वीडियो मिल ही रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो फिलहाल आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज अपने अंदर में संभावना लेकर आते हैं कि इस साल भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में कमांड बन जाए तो ये तो फेल होने का डर आपका खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे भाई साहब थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे उनका बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा। और मेहनत आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है, बस हम लोग जो जो वीडियो डालेंगे बस आपको उतना देख लेना है और उसको लर्न कर लेना है। इतना कर लेते हो तो मेरी गारंटी कि आप लोग का बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे बातें तो चलती रहेंगी। ये बेसिकली मेरा पार्ट 2 वाला वीडियो है। इससे पहले पार्ट 2 बोलो या सेट 2 बोलो, जो बोलना है आपका, ठीक है। इससे पहले कल मैंने एक वीडियो डाला था, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो देखिएगा। जितने भी वीडियो डालूंगा सब वीडियो आपको देखना है। अभी से आपको लगातार ही आपको मिलते जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो। क्लास 8 का मिलेगा, 9 का मिलेगा, 10 का मिलेगा, 11, 12 सबका मिलेगा, ठीक है। तो देखिए फिलहाल जो सबसे पहला प्रश्न आपके पास लिखा कि यदि R1 और R2 प्रतिरोध पार्श्व क्रमबद्ध हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। यानी कि जो टोटल प्रतिरोध क्या होगा, अगर आपके पास दो प्रतिरोध, एक R1 और एक R2 है, और वो दोनों का दोनों पार्श्व क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। इसी को इंग्लिश में हम लोग पैरेलल कनेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हमेशा बाय में होता है, यानी कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 1/R, इसको अगर हम लोग तुल्य प्रतिरोध माने तो होगा 1 में R1 प्लस का 1 में R2 होगा। और यदि मान लो 3-4 और प्रतिरोध होगा तो प्लस का 1/R3 प्लस 1/R4 इस प्रकार से जुड़ता जाएगा। पर फिलहाल दो ही प्रतिरोध है, R1 और R2, तो हम लोग दो ही लेंगे, तो यही होगा। परंतु देखो ये तुल्य प्रतिरोध नहीं है, हमको R निकालना है, ये 1/R है। तो इसको अगर हम लोग पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। तो इधर भी तो पलट जाएगा ना। तो यानी कि इधर अगर पलट जाएगा तो आपके पास देखोगे, सबसे पहले पलटाने से पहले आप लोग ये समझो कि यहाँ पे 1 में R1 प्लस का 1 में R2 है ना, इसको आप लोग डायरेक्टली नहीं पलटा सकते क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, यहाँ पे एलसीएम लो, तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू का R2 हो जाएगा, R1 इंटू का R2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब आप लोग क्या करोगे, R1 को अगर आप लोग भागा दे देते हो, मैंने R1 R2 को अगर आप लोग R1 से भागा देते हो तो R2 बचेगा, यानी क्या बचेगा आपके पास R2 प्लस क्या बचेगा, R1 बचेगा। यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो आपके पास बचा, देखा जाए तो हो जाएगा R2 प्लस का R1 बटे में आपके पास बचा R1 इंटू का R2 बचा, ठीक है। तो ये होगा आपके पास बेसिकली आपका इसका टोटल एलसीएम हो जाएगा, भी इनका जोड़ हो जाएगा। पर हम लोगों ने क्या किया था कि इसका वैल्यू जो था वो 1/R था, लेकिन हमको करना था R का वैल्यू निकालना, यानी कि हमको R निकालना था, यानी इसको पलटना था, तो हमको इसको भी तो पलटना पड़ेगा ना। तो बस R1 R2 ऊपर चला जाएगा और R2 प्लस का R1 नीचे आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा R1 R2 बाय में हो जाएगा R2 प्लस का R1। अब देखो चूंकि R2 प्लस का R1 है तो आप लोग इसको चाहो तो R1 प्लस का R2 लिख सकते हो। तो वही चीज़ आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, तो यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ही क्वेश्चन सेट करेगा डायरेक्टली आपको 1 में R इक्वल टू 1 में R1 प्लस का 1 में R2 नहीं देखने को मिलेगा। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, शायद वो कभी कभी पूछता है, परंतु ये वाला बहुत ज़्यादा पूछता है। तो याद रखिएगा R1 इंटू R2 बराबर में R1 प्लस का R2 होता है टोटल समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। सबसे पहली बात तो उत्तल लेंस हो, या क्वेश्चन में अगर अवतल दर्पण भी बोलता है ना, तब भी आपका आंसर वही होता है जो कि होता है क्या, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र तो यहाँ ऑप्शन में कहीं है नहीं, परंतु देखो सी नंबर का ऑप्शन में लिखा हुआ है फोकस दूरी की दोगुनी। जी हाँ, फोकस दूरी की दुगनी ही वक्रता केंद्र होता है, यानी कि यही आपका करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। तो हम लोग फिलहाल अभी सीएनजी का उपयोग नहीं करते हैं, एलपीजी, कोयला, बायोगैस का उपयोग होता है, बायोगैस जैसे गोबर गैस वगैरह हो गया, ठीक है। परंतु सीएनजी का उपयोग हम लोग वाहन चलाने के लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए उपयोग नहीं करते हैं। आगे चल के करें तो बात की बात है, निम्न में से
किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? ये बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है, डेनमार्क। डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये ही नहीं, जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ सभी का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, घरेलू विद्युत परिपथ में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो याद रखना, श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ जो होगा, कोई भी अगर एक अगर बल्ब वगैरह फ्यूज हो जाए तो पूरा घर का बिजली चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको श्रेणी क्रम में संयोजन नहीं करते। ऑब्जेक्टिव का तो मैंने बता दिया। सब्जेक्टिव भी इससे प्रश्न बनता है कि हम लोग घर के विद्युत परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम का उपयोग क्यों नहीं करते, बल्कि पास क्रम का उपयोग क्यों करते हैं? ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना मेरी बात। ठीक है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही वगैरह दूध वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो किसमें पाया जाता है? ये शायद टमाटर में पाया जाता है, इसको चेक कर लीजिएगा, टमाटर ही है शायद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि विलियन के पीएच का मान 3 है, वह क्या होगा? मैंने बताया था कि 7 से कम होगा तो वो अम्ल होगा, यानी कि इसका आंसर अम्ल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अम्ल से क्वेश्चन आता है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, या फिर आपके पास लिख देगा ए बी सी और डी दे देगा, एगो का तीनों चारों का आपको पीएच मान दे देगा, लिख देगा 2 4 7 और 6, बताइए इनमें से कौन कौन अम्ल है, कौन कौन क्षार है, कौन उदासीन है, छाटे। तो इस प्रकार का भी प्रश्न बनता है, जो कि मैंने बहुत बार कराया भी आपको, जो अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर है तो। इसीलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, विरंजक चूर्ण का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विरंजक चूर्ण के क्या क्या उपयोग है आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच आबंध पाए जाते हैं, टोटल 2 आबंध पाए जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच में 2 आबंध पाए जाते हैं। बेंजीन का अणुसूत्र है, तो बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा बराबर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पराग कोश में होता है, तो पराग कोश में देखा जाए तो पराग कण पाया जाता है। डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुकुलन द्वारा लिंगी जनन होता है, इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 में कराया, वो वाला मुझे अब आंसर दीजिए। ठीक है, इसका कौन सा आंसर होगा? अच्छा, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है, तो मनुष्य में टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर मैं जोड़े की बात करूँ, एक जोड़ा में टोटल 2 होता है। ठीक है, तो मनुष्य में टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अगर गुणसूत्रों की संख्या बोले तो बस 23 को 2 से गुना कर दो, यानी कि 46। अगर गुणसूत्रों की संख्या बोले तो 46 और जोड़े में बोले तो 23। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन मेरे उसके हिसाब से मार दीजिएगा। अगर संख्या पूछे तो 46 मारना है, और अगर आपके पास जोड़ा पूछे तो 23 मार देना। ठीक है, चलिए, तो यही तक क्वेश्चन आज हमको करना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, कम कम करेंगे, पर सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, मतलब पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।